डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरदूल है और मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे वो मेरे दादाजी के पास थे और मेरे दादाजी मेरे पिता से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं किया करते थे। वो मुझे प्यार तो किया करते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ लाया नहीं करते थे। मेरे पिता ने एक बार मना कर दिया था। उसके बाद मेरे दादाजी मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप लेकर आया करते थे और उस लॉलीपॉप को भी पूरा हफ्ता मैं चूसता रहता, क्योंकि उसके सिवा मुझे कोई और चीज़ मिला नहीं करती थी। माँ की बनाई हुई वो फीकी रोटियाँ और कभी कभी घर में सब्जी भी नहीं होती थी। मेरे पिता बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, लेकिन उस पैसे से घर का गुजारा हो नहीं पाता था। जबकि मेरे दादाजी के पास एक बड़ा फार्म हाउस था, वो वहाँ पर रहते थे। उन्हें कुछ पैसे आया करते थे, वो भी पेंशन के। इस तरह उनका गुजारा तो अच्छा हो रहा था। मेरी दादी की मौत तो बहुत ज़्यादा पहले हो चुकी थी। उसके बाद मेरे पिता की दादाजी के साथ लड़ाई हो गई। मेरे दादाजी पैसे देना तो चाहते थे, लेकिन मेरे पिता हमेशा उनसे लड़ा करते थे। तो मेरे दादाजी ने उन पैसों को उसी फार्म हाउस पर लगाना शुरू कर दिया। बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहते थे वो चाहते थे हमारी ऐसी ज़मीन बने जिसे दुनिया देखे। अब वो खर्च कहीं और कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पैसे दे नहीं सकते थे, मुझे सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया करते थे। तो मेरा बचपन गरीबी में गुजरा। जब मैं 12वीं कक्षा में था, मैं सोच रहा था आगे क्या काम करूँगा। दादाजी से बात भी करना चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे उस समय 12वीं के, जिस समय दादाजी की सेहत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें यहाँ घर में लाया गया। हमारे इस घर में 2 कमरे थे। एक में मेरे माता पिता रहा करते थे, एक कमरे में मैं रहा करता था। और उस समय मेरे दादाजी को मेरे ही बेड पर लिटाया गया था। उन्हें बार बार उल्टियाँ आ रही थी, मुँह से खून निकल रहा था। वो कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा गुटखा खाया करते थे, इसीलिए उन्हें गले का कैंसर हो गया था और कैंसर होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने बहुत पहले कहा था इलाज करवाना होगा, तभी आपको बचाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं तब भी अपने दादाजी से बहुत प्यार कर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी मुझे कुछ बताना चाहते थे, वो बता नहीं पा रहे थे। और जब वो आखिरी सांसें लेने लगे थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपके दादाजी को बचाया नहीं जा सकता। तब मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन मेरे दादाजी ने उस समय एक वकील को बुलाया था और उस वकील ने जब वसीयत दिखानी शुरू की, उस वसीयत में दादाजी ने सब कुछ मेरे नाम किया था, मेरे पिता के नाम नहीं। मेरे पिता भी काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन अब उनका कोई उत्तराधिकारी बचा भी नहीं था और वो मेरे पिता से गुस्से में थे, इसीलिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया। वो रात मेरे दादाजी की आखिरी रात थी। खून की उल्टियाँ करते करते वो मर चुके थे। उसके कई दिनों बाद तक घर में शोक का माहौल रहा। भले ही मेरे पिताजी दादाजी से काफ़ी ज़्यादा लड़ा करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वो मौन से हो गए थे। हमेशा वो बस शांत रहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते। उन्हें कभी कभी भूख भी नहीं लगती थी। पूरा पूरा दिन वो कुछ नहीं खाते थे, मायूस से रहा करते थे। लेकिन 20 दिन बाद मेरे पिताजी कहने लगे थे कि हर किसी के जाने का समय कभी ना कभी तो आता है। तुम्हारे दादाजी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ, दर्द दूर हो गया उनसे। वो इस खराब शरीर से बाहर निकल गए और शायद उनकी आत्मा को मोक्ष मिला होगा या एक नया शरीर मिल जाएगा। मौत हर बार बुरी नहीं होती,
कभी कभी मौत अच्छी भी होती है। इस तरह से घर से वो शोक का माहौल खत्म हुआ था और अब मेरे पिता कुछ मुस्कुराने लगे थे। इसके बाद मुझे भी लगने लगा था कि जीवन में हमें आगे तो बढ़ना ही होगा ना। हमेशा मैं दादाजी के बारे में सोचे नहीं रह सकता। अब मुझे और आगे निकलना होगा। 12वीं के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मैं सोचा करता था करूं तो क्या करूं। तभी घर में डिस्कशन होने लगी थी। वो फार्म हाउस जो दादाजी का है वो मेरे नाम हुआ है और अगर मैं उस फार्म हाउस को संभालना शुरू कर दूं तो अच्छा होगा। दादाजी ने वहाँ पर कई कमरे बनाए हुए थे, वहाँ कई छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी, वहाँ कई नौकर चाकर रखे हुए थे। वो किराए पर वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ दिया करते थे और शहरों से घूमने आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। इससे वो ढेर सारी कमाई किया करते और ज़्यादा ज़मीन खरीद लेते। हिमाचल के उन जंगलों में, उन पहाड़ियों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद रखी थी। उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते, बस वो ज़मीन खरीदते रहते। और मैं जब पिताजी के साथ उस ज़मीन को देखने के लिए, उस फार्म हाउस को देखने के लिए गया था, खुद हैरान हो गया था। इतना बड़ा फार्म हाउस हमारा है, मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था। मेरे पिता कभी मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया करते थे। आज आकर ऐसा लग रहा था हम तो करोड़पति हैं, हम तो अरबपति हैं। इतनी बड़ी ज़मीन, ये पूरा का पूरा पहाड़, पीछे का जंगली पूरा हिस्सा हमारा है। इतना बड़ा महल जैसा फार्म हाउस, वहाँ होटल के कमरों की तरह बने हुए वो छोटे छोटे झोंपड़े, लेकिन वहाँ नौकर चाकर कोई नहीं था। घास बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था पिछले 1 से 2 सालों में वहाँ कुछ भी घास की कटाई ना की गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके बाद जानना चाहता था कि यहाँ पास में कोई गांव है, किसी से बात की जा सकती है या नहीं, लेकिन मैं हैरान हो गया। वहाँ से गांव की दूरी 10 किलोमीटर थी और 10 किलोमीटर दूर जाकर जब गांव वालों से हमने पूछना शुरू कर दिया आखिर ये फार्म हाउस कैसे चला करता था, दादाजी ने तो कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ काम करने वाले कौन हैं, क्या हमें यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए? लेकिन जो जो हमें वहाँ पर पता चलता गया, हम हैरान हो गए थे। लोगों का कहना था कि ये फार्म हाउस भूतिया है, भूत प्रेत लोगों को नज़र आते हैं और जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लड़के थे वो इसी गांव से जाया करते थे, लेकिन भूतों से डरकर उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया था। ये ज़मीन भूतिया है और हर अमीर इंसान को इस इलाके के पता है इस बात के बारे में। ये बात सुनकर सबसे ज़्यादा मैं डरा था। अब आपको बताता हूँ मैं क्यों डरा था। क्योंकि बचपन से ही मुझे भूतों की कहानियों से डर लगता था। मुझे लगता था भूत होते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसीलिए रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ। सुबह भी जब सूरज की किरणें निकलती हैं तभी आंखें खोलता हूँ, भले ही नींद खुल चुकी हो, लेकिन मैं आंखें खोलता ही नहीं। आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे डरपोक इंसान अगर कोई है तो वो मैं हूँ। भूतों की वो बातें सुनकर मेरी टांगें ऐसे कांप रही थी जैसे वहाँ पर भूकंप आ गया हो। कांपता कांपता मैं अपने पिता के पीछे चला गया था। मेरे पिता हिम्मत वाले हैं, वो लोगों को कह रहे थे कोई भूत वहाँ पर नहीं है, हो ही नहीं सकता, भूत प्रेत तो होते ही नहीं। जैसे ही गांव वालों ने कहा आप वहाँ एक रात रह कर देखिए, जगह तो काफ़ी अच्छी है, अगली सुबह आपको भी पता चल जाएगा। ये सुनकर मैंने अपने पिता की कांपती हुई टांगें भी देखी थी और यकीन कीजिए उनकी टांगें मुझसे भी ज़्यादा तेज़ी से कांप रही थी। ये बातें सुनकर हम घर की तरफ आ रहे थे। मैं पिता को कह रहा था क्या हमें वहाँ फार्म हाउस में रहना चाहिए? मेरे पिता ने कांपती हुई आवाज़ में कहा था नहीं, फार्म हाउस में हम कैसे रह सकते हैं, हम छोटे लोग हैं ना, छोटे घरों में रहना हमारे उसकी ही आदत है, हम बड़े फार्म हाउस में नहीं रह सकते। लेकिन मेरे पिता को जब मैंने सवाल किया था क्या भूत प्रेत होते हैं, मेरे पिता ने कठोर शब्दों में कहा था भूत प्रेत नहीं होते। तो मैंने कहा पिताजी आप वहाँ पर रह कर आइए, शायद आप उस बात को सच साबित कर दें। तब मेरे पिता ने कहा था नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ, फार्म हाउस में नहीं रह सकता, बताया तो है तुम्हें, और अकेले कैसे रहूँगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा। ये बातें कहकर मैं अपने पिता के साथ घर में आ गया था। उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी,
हम इतने अमीर तो थे कि हमारे पास बड़ा फार्म हाउस था, लेकिन उस बड़े फार्म हाउस का हम करते क्या, बेचते। तो उसके बाद मेरे पिता अमीर लोगों के पास जाने लगे जो उस फार्म हाउस को खरीद सकते थे। तब हमें पता लगने लगा जिन्हें हम अमीर समझते हैं उनकी हैसियत से भी बाहर था वो फार्म हाउस। इतना महंगा, लेकिन वो भी उस फार्म हाउस को खरीदना नहीं चाहते थे। जितने अमीर लोग थे वहां घूमने के लिए जा चुके थे। हर किसी को उन भूतिया कहानियों के बारे में पता था, इसीलिए उस फार्म हाउस को कोई खरीदना चाहता ही नहीं था। हर किसी का कहना था वो फार्म हाउस शापित है, बहुत ज़्यादा शापित है। इसीलिए अगले 2 महीनों तक हमने जितनी भी कोशिश की, अंत में हम समझ गए उस फार्म हाउस को बेचा ही नहीं जा सकता, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और उसके बाद एक मुसीबत आई, बहुत भयानक मुसीबत। मेरे पिता की पीठ में दर्द रहने लगा था। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। पीठ में एक अजीब सी बीमारी है जिस कारण शरीर की जो हड्डी है पीठ की वो गल सकती है। अभी छोटी सी सर्जरी करनी होगी, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। खतरा कोई भी नहीं है, 0% खतरा। लेकिन उस सर्जरी के जितने पैसे लगने थे उतने पैसे हमारे पास नहीं थे। हम मांगते भी तब भी इकट्ठे नहीं कर सकते थे। ये बड़ी मुसीबत थी और मेरे पिता अब बेड पर लेटे हुए। जैसे जैसे समय बीतता जाता मेरे पिता की वो रीढ़ की हड्डी गलती चली जाती। डॉक्टरों ने कुछ समय दिया था, 3 महीने का समय, और 3 महीने तक अगर ये सर्जरी नहीं हुई उसके बाद मुश्किल बढ़ती ही जाएगी। 3 महीने थे मेरे पास। अब मुझे 3 महीनों के अंदर अंदर वो चीज़ करनी थी। वो फार्म हाउस बेचना था, और अगर मैं उसे नहीं बेच पाया तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत मायूस था और मेरी माँ का कहना था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मुझे डर था, मेरे जैसा डरपोक इंसान ये काम कैसे कर सकता है। मैंने फिर से कुछ लोगों से मिलना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे जो मेरे पिताजी को जानते थे, कुछ ऐसे जो मेरे दोस्त थे, कुछ ऐसे जो मेरे टीचर्स के संपर्क में थे। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और उस फार्म हाउस को खरीदने वाले 5 लोग मिल गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, वो जब भी वहाँ पर गए थे वहाँ भूतिया गतिविधियाँ होती हैं, अगर मैं उन भूतों का कोई इंतज़ाम कर दूँ उसके बाद वो उसे खरीदने को तैयार थे, और वो भी सही कीमत में। 80 करोड़। 80 करोड़ में हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन भूतों को वहाँ से भगाना था। मैं क्या करता? मैंने भी कुछ लोगों से मिलना शुरू कर दिया, तांत्रिक, ऐसे शक्तिशाली लोग जो भूतों का निवारण करते हों। लेकिन हर किसी की फीस सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कपड़े तक बेचने पड़ जाएंगे जो पहने हुए हैं अगर उन्हें पैसे देने हैं। यानी अब किसी से भी वो काम करवाया नहीं जा सकता, खुद करना होगा। और खुद कैसे कर सकता हूँ? अपने पिता का चेहरा देखने के बाद मैंने ठान लिया था ये काम करना तो मुझे ही होगा। हमेशा एक समय होता है जब आप कमज़ोर बनकर रहते हैं, और एक समय आता है जब आपको मजबूत बनना पड़ता है या मरना पड़ता है। और हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, मजबूत बनने का। तो मैंने माँ को वादा किया, वो जो भी भूत हैं उस फार्म हाउस के, मैं उन्हें भगा कर ही सांस लूँगा। मैंने खाने पीने का सामान लिया, पहनने वाले जो भी कपड़े थे मेरे पास सभी मैंने पोटली में डालकर मैं बढ़ चला फार्म हाउस की तरफ। उस बड़े फार्म हाउस में जैसे ही गेट खोलकर पहुंचा था, आसपास घास की कटाई करने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा फार्म हाउस, मैं उसकी कटाई अच्छे से कर नहीं पाता। लेकिन पूरा दिन करूँगा क्या? ऐसे ही काम करूँगा। और भूतों को भगाने के लिए मुझे ये भी जानना होगा आखिर वो कहाँ से आते हैं, कौन है, क्या करना चाहते हैं। फार्म हाउस के उस बड़े से महल का दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गया था, अंदर पूरी तरह से सफाई थी और इतनी महंगी महंगी चीज़ें। ऐसा फर्नीचर हमेशा अमीरों के घर में देखा है। बड़ा सा आईना, वो बाथरूम कितना बड़ा था, अंदर पत्थर लगे हुए थे जैसे आप किसी बड़े से जंगल में हो। वो बाथरूम को जंगल बनाया गया था। इतने कमरे थे वहाँ पर कि मैं अगर एक एक करके भी सोता तो महीना निकल जाता। महल ही था वो, महल ही। और मैं डर भी रहा था कहीं किसी बाथरूम से निकलकर कोई भूत मुझसे चिपक गया और उसने मुझे मारने की कोशिश की तो भागने में भी बहुत समय लगेगा और बाहर वाला गेट भी बहुत ज़्यादा दूर है।
भागते भागते हाँफता हाँफता मर जाऊंगा मैं, लेकिन अब जो काम करने आया हूं वो तो करना ही होगा। सबसे बड़े वाले बेडरूम को चुना था मैंने। वहां पर अपनी पोटली में सारा सामान निकालकर पहली बार अपनी अलमारी में रखा था। हमारे घर में अलमारी नहीं थी, हम बड़े से ट्रंक में सामान रखा करते थे और जितने भी मेरे कपड़े होते उनमें सिलवटें आ जाया करती थी। अब सीधे टांग सकता था मैं। जैसे ही कपड़ों को टांगा फिर मैं नहाने के लिए गया। मुझसे वो बटन चल ही नहीं रहे थे। कभी तो इतना गर्म पानी मेरे ऊपर गिरता कि मेरी चमड़ी जलने लगती, कभी इतना ठंडा पानी निकलता कि मैं बिल्कुल बर्फ बन जाता। वो बटनों को चलाना आता ही नहीं था मुझे। धीरे धीरे सीखना होगा। अमीर भी खुद ब खुद सीखते हैं, मैं भी खुद ब खुद ही सीखूंगा। नहाने के बाद जैसे ही मैंने आईने के सामने देखा था, एक बार के लिए मैं डर गया। चीख पड़ा था मैं, चीख, ये भूत भूत। लेकिन ध्यान से देखा वो तो मैं ही था। मुझे एक छोटी सी बीमारी है। अब इसे बीमारी कहें या मेरा शरीर ही ऐसा है कि मेरे शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे घर में कोई आईना नहीं है, एक छोटा सा आईना है, वो भी माँ को दहेज में मिला था। उसमें ही हम अपने बाल संवारते हैं और उसमें भी एक छोटी सी दरार आई हुई है। इसीलिए अपना चेहरा कभी कभी ना देखे भी दिन निकालना पड़ता है और अपना पूरा शरीर तो कभी देख ही नहीं पाया। सामने से मैं शरीर को देखता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा काले बाल हैं। मैं कहूँ तो मैं अनिल कपूर से भी 10 गुना ज़्यादा बालों वाला हूँ। इसे बीमारी मानूं या मैं कहूँ मेरे बाल ही ज़्यादा हैं, कभी डॉक्टर को दिखा ही नहीं पाए, गरीबों की मजबूरी। लेकिन उस बड़े आईने में खुद को देखकर जैसे मैं डरा था ना, मुझे एक पल के लिए लगा था राम से ब्रदर के वो बड़े बड़े भूत इस आईने से निकलकर मुझे नोचने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को पहचान नहीं सका, लेकिन ऊपर से जब थोपड़ा देखा, ये तो मेरा है शरीर, अरे ये तो मेरा है, बिना कपड़ों वाला, इतने ज़्यादा बाल, मैं तो भालू लग रहा था। फिर मैंने कपड़े पहनना ही सही समझा। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। वो जो किचन था वहाँ पर चूल्हा लगा हुआ था जो बिजली से चलता था। ऊपर बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ था, लेकिन वो चूल्हा जलाने के लिए कौन सा बटन दबाना था मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए कच्चे आलू आटे के साथ खाकर मैं सो गया। जब शाम के वक्त मैं उठा, मैंने देखा ये तो अंधेरा होने वाला है, यानी कि खतरा अब है। भूत रात को निकलते हैं, अंधेरे में नजर आते हैं और अंधेरे में लोगों को डराते हैं। कहानियाँ इतनी सुन रखी थी कि खौफ मेरे अंदर पैदा होना शुरू हो गया था। मैंने हिम्मत की थी बाहर निकलने की, लेकिन जैसे ही घास की नोक को देखा मुझे डर लगा। इस नोक से मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो मैं भागकर बेड के ऊपर आकर बैठ गया और कंबल से खुद को इतनी तेजी से लपेटा था जैसे भूत बस कंबल में घुस ही ना पाए। सांस रुकी तो सांस लेने के लिए बार बार मुंह बाहर की तरफ निकालता, फिर से मुंडी अंदर डाल लेता। फिर मुझे लगा ऐसे मैं भूतों को थोड़ी ना भगा पाऊंगा, ऐसे तो समय गुजार पाऊंगा, और समय तो यहाँ कई लोगों ने गुजारा होगा। वो भूत को भगा नहीं पाए तो मैं कैसे भगा पाऊंगा। मैंने एक शर्ट पहनी हुई थी। कभी भी शर्ट पहनकर मैं सोता नहीं था। आज तो इतना डरा था शर्ट उतार ही नहीं पाया। मैंने पैंट के ऊपर भी एक और पैंट पहनी थी ताकि अगर कोई भूत मुझे काटने की कोशिश करे कुत्ते की तरह तो दर्द ना हो। मैं कंबल से निकलकर भगवान को याद करता हुआ उस कमरे से बाहर आया था। भूत कहाँ है भूत? अभी तक तो नजर नहीं आया। सारी बातें झूठी निकले, कोई भूत ना हो यहाँ पर, बस यही कामना है मेरी। यह कहता हुआ जैसे ही मैं फार्म हाउस के बीच में गया, वो महल से थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे मुझे एक आदमी नजर आया था। वो आदमी वहाँ सिगरेट पी रहा, सिगरेट पीकर धुआं ऊपर की तरफ छल्ले बनाता हुआ छोड़ रहा। मैं सोच रहा था ये भूत ही है या इस फार्म हाउस में कोई घुस आया है। पता तो मुझे करना होगा, लेकिन कैसे करता? मेरी टांगें जम गई थी, अकड़ गई थी, हिल नहीं रही थी। मैं चाहता था आगे बढ़ना, लेकिन मेरी टांगें जवाब दे रही थी, कांपती कांपती वहीं पर रुकी हुई। फिर से आंखें बंद की, बड़ी बड़ी सांस ली मैंने और कहा चलना तो होगा, धीरे धीरे इन चीज़ों का सामना करता जाऊंगा तो डर खत्म होता ही जाएगा। बढ़ा था मैं आगे की ओर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, टांगों का कांपना कम होना शुरू हो गया। आप भय से मुकाबला करते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं और डर कम लगने लगता है। मैं उस आदमी के पास गया और उसे कहने लगा, आप कौन? इस फार्म हाउस में मैंने आपको देखा नहीं। तभी मेरी तरफ मुड़कर उसने देखा। उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे
और वो मुझे कहने लगा, तुम कौन हो बेटे, तुम्हें तो मैंने यहाँ देखा नहीं, ये तो फार्म हाउस ही हमारा है। मैंने कहा, तुम्हारा है? फार्म हाउस तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये मेरे दादाजी का था और दादाजी ने मेरे नाम किया है। तब उसने हंसते हंसते कहा, जहाँ तुम्हारे दादा चले गए वहीं तुम भी चले जाओगे, फिर किसके नाम रहेगा बताना ज़रा। मैं सोचने लगा, फिर किसके नाम होगा? अगर मैं भी मर गया फिर मेरे पिता के नाम होगा। उसने कहा, तो वो भी ऊपर चले जाएंगे, फिर किसके नाम होगा? मैंने कहा, माँ के नाम होगा। उसने कहा, वो भी ऊपर चली जाएगी, फिर किसके नाम होगा? मैं सोचने लगा, हमारे और कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो किसी के नाम नहीं होगा, फिर किसी के नाम नहीं रहेगा। उसने कहा, तभी तो कह रहा हूँ, ये हमारा फार्म हाउस है और तुम कौन हो? मैं सोचता रह गया, आखिर इसने बात की कितनी घुमाकर है। लेकिन फिर दिमाग में आया, ये धमकी दे रहा था हम सबको मारने की। मैं घबरा गया, क्या तुम हम सबको मार दोगे? उसने कहा, हाँ, सबको मारना ही होगा ना, तुम हक जो जता रहे हो। फार्म हाउस हमारा है तो हमारा है। फिर से मैं डरने लगा था, यहाँ तो कोई कब्जा करना चाहता है। मैं तो भूतों के बारे में सोच कर आया था, यहाँ तो कोई गुंडा मिल गया, अब गुंडे का मुकाबला कैसे करूं? गुंडा बनकर मुझे लगा उसे बताना होगा कि मैं एक बड़ा गुंडा हूं, धमकाना होगा। तभी हंसते हंसते मैं कहने लगा, तुम मुझे मारोगे, मेरे परिवार को मारोगे, तुम्हें पता भी है कितने कत्ल किए हैं मैंने। मैं आलू की तरह छील छील कर मारता हूँ लोगों को, आलू की तरह छील छील कर। कल ही 2 लोगों को मारकर आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने सिगरेट पी रहे थे। गुस्सा आ गया मुझे, मैंने चाकू से उन्हें छील डाला, आंखें निकाली, गर्दन काटी, खून बहता रहा और पुलिस वाले मेरे सामने ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सब डरते हैं मुझसे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। ये डायलॉग बोला था मैंने बड़ी हिम्मत से, और मुझे लगा था सामने से वो ध्यान से देखेगा मुझे कि कौन हूँ मैं। लेकिन वो हंसकर कहने लगा, ओ बच्चे, 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए हैं तुमने, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये लंबी लंबी फेंकना किसी और के सामने, मेरे सामने ऐसी कोशिश मत करना। तेरे दादा को जानता था मैं, तेरे बारे में भी सब पता है मुझे। ये सुनते ही मेरे आंसू निकल आए, इसे तो सब पता है, अब क्या करूं? फिर मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, देखो, बाद की बातें बाद में, दादाजी ने जो भी बताया हो तुम्हें तो उतना पता है, लेकिन कॉलेज में मैंने क्या क्या किया मेरे दादा ने वो नहीं बताया। बताओ तो बताया। उसने कहा, नहीं बताया। कॉलेज में क्या किया तुमने? मैंने कहा, आलू की तरह छीलता हूँ, आलू की तरह, तुम्हें नहीं पता होगा। वो अब मेरे सामने खड़ा हो गया था। इसके बाद उसके कदम पीछे हटने लगे, मेरे कदम आगे बढ़ने लगे, हिम्मत बढ़ने लगी थी। ये तो डर रहा है, अब बताता हूँ इसे। पास में एक डंडा पड़ा था, मैंने वो डंडा उठा लिया। इसके बाद मैं डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगा और गालियां देने लगा, भाग जा यहाँ से, कब्जा करना चाहता है, भाग जा यहाँ से। मैं जानता था खौफ उसके अंदर बढ़ चुका है। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा और वो फार्म हाउस में मुझे पेड़ों के पीछे तक ले गया। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच से निकला, वो झाड़ियों की दीवार सी थी। जैसे ही वो दीवार पार करके अंदर गया, मैं भी उस दीवार के पीछे ही। झाड़ियाँ हटी और वहाँ पानी था। मैं पानी में छलांग लगा गया। ये जैसे एक छोटा सा तालाब था, मेरे पेट के ऊपर तक पानी आया हुआ, लेकिन बदबूदार पानी, जैसे कोई नाले का पानी हो। ये पीछे का हिस्सा था फार्म हाउस का और ऊपर बड़े बड़े पाइप लगे हुए। सीवरेज का पानी इस तरफ छोड़ा जाता था और मैं उस गंदी जगह में था। बदबू ही बदबू थी। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा और वो ऊपर बैठकर मेरे ऊपर हंस रहा था। निकलने की सारी कोशिशें नाकाम हुई तो तैरकर दूसरी तरफ जाना पड़ा। पूरा का पूरा काला हो चुका था मैं, कपड़े भी गंदे हो गए थे। जैसे ही उससे बाहर निकला, मैं धमकी देने लगा, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं, बताता हूँ तुझे। तभी उसने रूप बदला मेरी आंखों के सामने। 10 फुट का बड़ा राक्षस बन गया था वो, जैसे एक बड़ा प्रेत हो, और मेरी वो टांगे ऐसे कांपी थी कि अभी अभी भूकंप आया हो। मैं भागा वहाँ पर और वो शैतान मेरे पीछे। मैं
माँ को याद करता हुआ आई मम्मी करता हुआ वहां से भागा और सीधा उस बड़े महल के अंदर गंदगी से लिपटा हुआ बाहर से वो दरवाज़ा फोड़े जा रहा और मैं इसी तरह गंदा उस कंबल के बीच लिपट गया था, माँ को याद कर रहा। ये तो शैतान है, यहाँ पर रूप बदल सकते हैं, क्या करूँ। मैं डरता डरता वहीं बैठा रहा और बाहर से वो शैतान निकल बाहर करता रहा। मैं अंदर से ये तक बोल नहीं पाया कि मैंने तो अंदर से कुंडी तक नहीं लगाई, वो धक्का दे रहा है, अगर बाहर की तरफ खींचता तो दरवाज़ा खोल सकता था। बहुत दरवाज़ा पीटने के बाद वो वहाँ से चला गया। मैं 2 घंटे तक कंबल के अंदर ही था, हिम्मत ही नहीं कर पाया। फिर मैं उठा, बाथरूम में नहाने के लिए गया। इतनी गंदगी ऊपर से निकालनी तो थी ही। मैं अपने साथ कम कपड़े लेकर आया था और मुझे लगा इन कपड़ों को सुखाना होगा, सोने के लिए मैं यही पहन सकता हूँ और ख़राब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं नहाकर टॉवल में लिपटा हुआ ही बाहर तक आ गया था। फिर मैं सोचने लगा, क्या वो बाहर से चला गया या नहीं। मैं टॉवल लपेटे हुए ही बाहर की तरफ गया था। मैंने उस खिड़की से बाहर देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं था। इस पर मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मैं हमेशा डरपोक ही रहा हूँ, कभी भी ऐसा कुछ होता है मैं वहाँ दोबारा नहीं जाता। लेकिन इस ज़मीन पर मुझे उसे भगाना है तो उसके बारे में जानना तो होगा ही, वो भी जिंदा बचते हुए। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हो गया था। मैं उस टॉवल में ही था और इधर उधर देख रहा। तभी मेरा ध्यान पड़ा सामने। वो एक पिल्लर के पीछे से निकला था और डराने के लिए उसने हाथ ऊपर की तरफ किए, लेकिन मेरी चीख उतनी ऊंची नहीं थी जितनी चीख उसकी ऊंची थी। वो भेड़िया मानव कहकर बहुत दूर भाग गया। मैं उससे भी ज़्यादा डरा। भेड़िया मानव कहाँ है, भेड़िया मानव। मैं ये सवाल कर रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, वो तो बहुत दूर भाग गया। मैं देखता रहा आखिर भेड़िया मानव कहाँ पर है। फिर मैं घर के अंदर आ गया, दरवाज़ा लगाया। वो चिटिकनी काफ़ी ऊपर थी, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। मैंने वहाँ बड़ा सोफ़ा दरवाजे के आगे कर दिया ताकि इस बार दरवाजे को खोला ना जा सके। मैंने वो सोफ़ा इस तरह से कुंडियों में फंसाया, ना तो धकेल कर वो दरवाज़ा खोला जा सके, ना खींच कर वो दरवाज़ा खोला जा सके। पूरी रात मैं सोचता रहा था भेड़िया मानव कहाँ था, आखिर भेड़िया मानव कहाँ था, जिसे देखकर वो भी डर कर भाग गया। वो भेड़िया मानव कहाँ था। मैं उस रात अपने बेडरूम में चला गया था। उसके बाद मैं सोचता रहा कहीं मुझ पर हमला तो नहीं होगा। कभी किसी खिड़की पर आवाज़ आती तो कभी किसी खिड़की पर। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, और वो भी खिड़कियों के सहारे। यहाँ अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था, खिड़कियों से ही अंदर आया जा सकता था। तो वो आवाज़ें मुझे डराती रहीं। मैंने जल्दी से इस कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर लिया, अंदर से लगा ली कुंडी। फिर खिड़कियों से आ रही आवाज़ें उस बड़े महल के अंदर से आने लगी। जो भी था अब अंदर आ चुका था। वो बड़ा सा शैतान ज़रूर मुझे मारने के लिए आ रहा होगा। मैं घबराया हुआ था, सोच रहा था करूं तो क्या करूं। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और मैं कांपने लगा। बहुत ज़्यादा कांपता जा रहा था। मेरे कांपने की हद नहीं थी। ढूंढ लिया उसने मुझे, ढूंढ लिया। अब वो अंदर आ गया है, अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। तभी दरवाजे पर खटखटाने के बाद एक आवाज़ आई, क्या तुम अंदर हो? मैं जानता हूँ तुम भेड़िया मानव हो, मैं जानता हूँ तुम भेड़िया मानव हो। तुम तो हमारे जैसे ही हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए मैं सोच में भी पड़ गया था। वो मुझे भेड़िया मानव कह रहा है, यानी जिस भेड़िया मानव की बात वो कर रहा था वो मुझे देखकर कह रहा था। मैं किस एंगल से भेड़िया मानव लगता हूँ? इसके बाद मैंने खुद को देखा। शरीर पर मेरे इतने बाल थे और मैं सोच में पड़ गया। इसीलिए उसने मुझे भेड़िया मानव कहा है। इसमें वो गलत है, लेकिन अब मैं क्या इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ? फिर मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा था, देखो मैं तुम्हें मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ से मैं तो जा नहीं सकता और जो और यहाँ पर रहते हैं वो भी नहीं जाएंगे। अभी तक तुम्हें पता क्या है हमारे बारे में? मैंने कहा, मैं जानना भी नहीं चाहता। देखो मैं वो भेड़िया बन जाऊँगा, मार डालूँगा तुम्हें, मार डालूँगा।
तब उसकी घबराई हुई आवाज आई थी, तुम मारना क्यों चाहोगे? हमारे साथ रह सकते हो, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो, तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसे फंसाऊं तो कैसे फंसाऊं, लेकिन मैं बातों बातों में जितनी कोशिश करता रहा वो बहुत ज़्यादा चालाक था। हर बात को अपनी तरफ ले ही आता और मुझे गलत साबित कर देता। मैं गुस्से में आ गया। मुझे लगा अब इसी तरह टॉवल में बाहर जाता हूँ और उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, डरा दूंगा, इतना ज़्यादा डराऊंगा कि वो डर कर भाग जाएगा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, दरवाज़ा खुलते ही वो बाहर खड़ा था। मैं उसे डराना चाहता था, लेकिन मेरी चीख निकल गई। वो बड़ा सा शैतान नहीं था, 4 फुट का छोटा सा कुबड़ा सा शैतान, नीचे की तरफ गंदा सा चेहरा। मेरी चीख निकली और मुझे देखकर वो भी चीख पड़ा। वो भेड़िया मानव कहता रहा, मैं भूत भूत कहता रहा। एक दूसरे की तरफ देख रहे, डर रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी पीछे की तरफ होकर वो कहने लगा, तू भेड़िया मानव नहीं है, तू तो जतली है, तेरे शरीर पर तो बेवजह बाल हैं। मुझे लगा तू भेड़िया मानव है। और उसे देखकर अब मेरा भी डर कम हो गया था। मैंने भी उसको कह दिया, भूत तू भी कोई नहीं है, तू भी कोई छोटा सा शैतान है जो बस डराने की कोशिश करता है। दरवाज़ा तुझसे खुलता नहीं, मारेगा क्या भाड़ में मुझे, मारेगा क्या घंटा मुझे। वो भी हैरान, मैं भी हैरान। हम दोनों समझ गए थे, डरपोक हम दोनों हैं। हमला वो भी नहीं कर पा रहा था, हमला मैं भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसने एक शैतानी रूप बना लिया, बड़ा था। मैं डर तो रहा था, लेकिन समझ गया था अगर ये मारना चाहता तो छोटे रूप में ही मार सकता था। बड़ा रूप बनाकर डराने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं डरपोक हूं, इसका फायदा उठाना चाहता है। उसने वो बड़ा रूप अपनाया था जिसके बड़े बड़े मसल्स थे। ऐसा लग रहा था एक बार पंजा मारेगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाकर वो हंस भी रहा था। पास में एक बड़ा सा बेसबॉल का बैट पड़ा था। मैंने जैसे ही वो बैट अपने हाथ में पकड़ लिया, उसका उतरा हुआ चेहरा देखा था मैंने। तब मैंने कहा था, कर हमला, आजा मार। तभी उस बैट को देखकर उसके कदम पीछे हटने लगे और वो कहने लगा, मार दूंगा मैं, देख मैं मार दूंगा, छोड़ दे इसे, भाग जा यहाँ से, मैं मारने वाला हूँ, देख मैं मारूंगा। मैंने हाथ उठा लिया, अब मारूंगा मैं, अब मारूंगा। जैसे ही बैट मैंने पीछे की तरफ किया, जो वो भागा बाहर की तरफ। मुझे लगा इसे मारने का बस एक ही तरीका है, इसके पीछे भागता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो खुली खिड़की से छलांग लगाकर बाहर चला गया और मैं भी उसके पास ही। मैं पीछे ही था उसके और उसने वो कुबड़ा रूप बना लिया। 4 पैरों पर भाग रहा, रफ्तार उसकी तेज़ थी, जबकि बेसबॉल का बैट लिए मैं भी उसके पीछे पीछे। वो अब माफ़ी मांग रहा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मत मार, मत मार। अब ऐसा कहते हुए वो भागे जा रहा और मैं पीछे से समझ गया मारने का मौका यही है। डर गया है अब वो, खौफ पैदा करूंगा उसकी आंखों में। मैं भागते भागते पीछे वाली झोंपड़ियों के पास चला गया। वो एक झोंपड़ी के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं उस झोंपड़ी के अंदर गया, अंदर मुझे लंबे बालों वाली एक लड़की नज़र आई। वो खूबसूरत लड़की थी और मैं समझ गया ये वही है। लड़की बनकर बहलाना फुसलाना चाहता है। मैं जानता हूँ यहाँ उसके सिवा और कोई मौजूद नहीं है, ये वही होगा। मैं अब उसे देखकर कहने लगा, नया रूप बना लिया तूने, अब क्या करेगा? नाखून दिखाएगा? तेरी इस टपली पर जब ये बैट मारूंगा मैं, टपली के 2 टुकड़े कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। मैंने छलांग लगाई उस लड़की की तरफ। वो अपनी चोटी बना रही थी, खूबसूरत तो बहुत थी, जो सामने आईने में नजर आ रही। जैसे ही मैं छलांग लगाकर बालों को उंगलियों से पकड़ पाया, उसने मुंह पीछे की तरफ घुमाया। इतना डरावना और भयानक चेहरा जिंदगी में नहीं देखा। मेरी फिर से चीख निकल गई, लेकिन मैं एक बैट उसकी खोपड़ी पर मार पाया। एक टक की आवाज़ आई और उसके बाद जो उसने गुस्से में मुझे नीचे लेटाकर पीटा, मैं बयां ही नहीं कर सकता। उसके पंजे असली थे। पीठ को खुरचती रही, खून निकलता रहा। मेरे बालों को पकड़कर उसने उधेड़ने की कोशिश भी की। जो पीठ के ऊपर बैठकर मेरे सर को ऊपर करके उसने मेरी गाल पर चमाटे लगाई। वो पटैक पटैक की आवाज़ें गूंज रही थी उस झोंपड़े में। इसी के साथ उसके गुर्राने की आवाज़ें और एक अजीब सी हंसने की आवाज़ें। वो हंस नहीं रही थी, कोई और हंस रहा था।
मैंने एक तरफ देखा तो वो था, वही शैतान बना हुआ, रूप बदलने वाला। शायद वो छलावा था। रूप बदल बदल कर मुझे डरा रहा, हिम्मत उसमें भी ना थी। भूतों की कहानियों में मैंने सीखा था छलावे कुछ नहीं कर सकते। अब समझ गया क्यों वो डरा था, वो छलावा था। लेकिन यहाँ पर ले आया, ये जो औरत मेरे ऊपर बैठी है ये छलावा नहीं है, ये कुछ और है, शक्तिशाली है। वो पंजों से मुझे खुरच रही और मैं माफ़ी मांगने लगा। माँ मेरी माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, गलती कर दी, उसने फंसाया मुझे, उसने। तब मेरी पीठ से वो ऊपर उठी और गर्दन से मुझे पकड़कर कहने लगी, कौन है तू जो यहाँ आया है, मुझ पर हमला करने की कोशिश की? मैंने कहा नहीं, मैं उस पर हमला करना चाहता था। तब मेरे चेहरे को देखकर उसे मेरा नाम भी पता था, तो उसने छोड़ दिया और कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मारना नहीं चाहती मैं, तुम अपने ही हो, इसीलिए जाने दे रही हूँ, भाग जाओ यहाँ से। मैं फिर से भागकर उसी महल के अंदर आ गया था। बहुत ज़्यादा रो रहा। आधी रात का वक्त हो गया था और मेरे पास जो कपड़े थे मैंने वही कपड़े पहन लिए। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। इतना सब कुछ करने के बाद भी भागूंगा तो बहुत ज़्यादा कायर कहलाया जाऊंगा और अपने पिता को बचाने की आखिरी उम्मीद भी तो मैं ही हूँ, और मैं कर क्या सकता हूँ। इसीलिए फिर से मुकाबला करने की होड़ थी मुझ में। रात के 3 बजे मैं फिर से उस महल से बाहर आया था, देखने के लिए ये कैसी शक्तियां हैं, ये क्या चीज़ है जिसका कब्जा इस जगह पर हुआ है। मैं जैसे ही उस पेड़ के पास था, उस पेड़ के पीछे से सूट बूट पहने एक आदमी सामने आकर मुस्कुराने लगा। आंखों पर लगा हुआ चश्मा देख मैं समझ गया था ये वही हो सकता है। मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा छलावे की आंखें पहचानी जा सकती हैं। लेकिन अब भी मुझे शक था, यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका मुझे पता नहीं। तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर उससे बात करने की कोशिश में लग गया। उससे पूछने लगा, कौन हो तुम, यहाँ अंदर कैसे आ गए? तो वो कहने लगा, मैं इस फार्म हाउस को खरीदना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैं डील करने आया हूँ। और मुझे पता लगा तुम इस फार्म हाउस को बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? मैं समझ गया था 3 बजे कौन सी डील होती है। आखिर ये कौन सा उल्लू है जो रात को उठ कर आया है? यकीनन ये वही होगा। और मैं तब उसे कहने लगा, मैं इस फार्म हाउस को बेचना ही नहीं चाहता। क्यों बेचूंगा मैं? यहाँ पर मैं काम चलाऊंगा, बहुत ज़्यादा काम चलाऊंगा और यहीं पर रहना शुरू कर दूंगा। तब उसने कहा, वो तो ठीक है, यहाँ पर शैतान रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं, उसका कुछ कर पाओगे या नहीं? मैंने कहा, कर पाऊंगा, आज ना सही तो कल करूंगा, कल ना सही तो परसों करूंगा। 1 साल 10 साल जब तक लगा रहूंगा उनकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। भूत जो लोगों को भगाते हैं मैं उन्हें भागने पर मजबूर कर दूंगा। रोएंगे, हर रोज़ वो रोएंगे, मैं नए नए तरीके अपनाऊंगा। तो उसने कहा, अच्छा तो तुम इसे बेचना नहीं चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, क्यों बेचूंगा मैं उन्हें भगाऊंगा, उनकी ज़िंदगी हराम कर दूंगा। फिर वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया था और उसका उतरा हुआ चेहरा ये बयां कर रहा था, यह वही है छलावा। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और उसने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो पीछे हटता गया वो मुझसे पूछ रहा था, ठीक है खड़े रहकर बात करते हैं ना, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? देखो तुमसे स्मेल आ रही है, मेरे करीब मत आना। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कोई बात नहीं, परफ्यूम खरीद लूँगा। तुम इस फार्म हाउस को खरीदना चाहते हो ना? हाथ मिलाओ, हाथ तो मिलाओ, मुफ्त में दे दूंगा, हाथ तो मिलाओ। वो पीछे हटता हुआ, नहीं नहीं, वो डील इतनी जल्दी नहीं करनी है, रुको रुको, वहाँ मैं आता हूँ। वो पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया, मैं उसके पीछे पीछे, रुको मुझे डील करनी है, मैं अभी हाथ मिलाऊंगा, मैं हाथ मिलाऊंगा तुझसे। वो भागता जा रहा और मैं उसके पीछे पीछे। कुछ दूरी पर जाने के बाद वो माफ़ी मांगने लगा, अबे छोड़ दे मुझे। और मैं उसके पीछे, अब तो हाथ मिला के रहूँगा। साले बहुत परेशान करके रखा है तूने, तुझे तो यहाँ से भगा कर ही रहूँगा। तूने रात को मुझे पिटवाने की कोशिश की, तुझे तो छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं। और वो आगे आगे भागते हुए, देख कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का, तुझे इस जगह में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी बात मान ले, चला जा यहाँ से। मैंने कहा, मैं नहीं जाने वाला, तुम्हें तो भगा कर रहूँगा। तब एक बड़ी दीवार पर चढ़कर वो मुझसे सवाल करने लगा था,
मुझे तो तू भगा देगा, उन चुड़ैलों का क्या करेगा? उन्हें काबू नहीं कर पाएगा तू। बात मान मेरी, चला जा यहाँ से। चुड़ैलें बहुत भयानक होती हैं, वो जिंदा नहीं छोड़ती। छील कर छोड़ा है तुझे आलू की तरह, कल तुझे काट भी देंगी और तेरी फ्रेंच फ्राइज भी बना देंगी। तब क्या करेगा? मैं तो मान लिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन चुड़ैलों से नहीं बच सकता। उन्हें कैसे भगाएगा तू? अब मैं सोच में पड़ गया था। यही सवाल मेरे मन में भी था। वो चुड़ैल थी, डरावनी भयानक चुड़ैल। अब मैं उससे कहने लगा था, अगर मैंने उन्हें भगा दिया तो तू वादा कर, तू भी चला जाएगा। उसने कहा, चला जाऊंगा। पहले तू उनके पास तो जा, उन्हें मना कर तो देख वो जाना चाहती हैं या नहीं। और राज उनके पास है, आखिर वो यहाँ कैसे बंधी हुई हैं? किसी को नहीं बताया उन्होंने, किसी को नहीं बताया। मेरा राज भी उन्हें पता है। मैं इस जगह से दूर नहीं जा सकता, मजबूर हूँ, किसी कारणवश मजबूर हूँ। उन्हें पता है जो सच है। अब वो उस दीवार से गायब हो चुका था और मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर वो चुड़ैलें क्या जानती हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे उस जगह जाना ही होगा। जब मैं चलते चलते उन झोंपड़ों के पास गया, वहां मुझे उड़ता हुआ काले रंग का एक कपड़ा नजर आया। ऐसा लग रहा था ये कपड़ा ना हो, कोई इंसान ही हो, लेकिन कपड़े जैसा। हवा में कभी इधर कभी उधर, हवा तो चल ही नहीं रही थी, तो ये पतंग सा उड़े क्यों जा रहा है? असल में वो चुड़ैल थी जो हवा में उड़ती हुई कभी इधर चली जाती, कभी उधर चली जाती। मैं जहाँ पिटा था उसी झोंपड़े में जाना चाहता था। जैसे ही मैं उस झोंपड़े की खिड़की से अंदर झांक रहा था, अब भी वो लड़की आईने के सामने अपनी चोटी बनाने की कोशिश कर रही। जैसे ही मैं उससे बात करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए गया, मेरी पीठ के पीछे एक और लड़की खड़ी थी। मेरी पीठ पर जब उसने हाथ रखा और आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो भयानक सा चेहरा, और मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं चीखा, मैं आगे आगे, वो मेरे पीछे पीछे। मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही। सिर्फ डरा नहीं रही, उसने मुझे पकड़कर बहुत दूर उठाकर फेंका था और मैं चीखता चीखता वापस महल में आ गया। अब उसका मुकाबला कैसे करूं? वो तो मुझे खरोंच सकती है, मार सकती है, और वो एक नहीं दो है। एक अंदर थी, एक बाहर थी। दो से मुकाबला कैसे करूं? 5 बजे का समय हो गया था, सुबह होने ही वाली थी। अब मुकाबला करने का कोई फ़ायदा नहीं, कल की रात की तैयारी करनी होगी। एक रात में ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी और मैं अब कुछ नया करना चाहता था। मैं उस फार्म हाउस से बाहर निकला। मैं पहुंच गया पास वाले उस गांव में। जानना चाहता था चुड़ैलों का राज, किसी को उसके बारे में नहीं पता। मैं उस गांव से बहुत आगे एक छोटे शहर में पहुंचा और वहां से जानकारी इकट्ठी करने लगा। चुड़ैलों को कैसे काबू किया जा सकता है? मैं किसी बाबा को देखना चाहता था, बाबा से मिलना चाहता था, ढूंढना चाहता था कोई रास्ता। अंततः एक मंदिर के पुजारी से मैं मिल ही गया और वहां चुड़ैलों का साया किसी जमाने में हुआ करता था। वहां जादू टोना काफी ज्यादा किया जाता था, सिद्धियां की जाती थी। वहां कई मंदिर ऐसे हैं जहां आज भी तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। वो पुजारी ने मुझे जो तरीका बताया था चुड़ैल से निपटने का, मैं उसे अंजाम देना चाहता था। पूरा दिन सामान इकट्ठा करता रहा, कुछ मांग कर, कुछ ऐसे ही मिल गया। गांव के लोग काफी ज्यादा अच्छे थे। अब मैं उस महल में पहुंचा, अंधेरा होने वाला था। लाल रंग का चोला पहन लिया था मैंने। बड़ी साड़ी थी किसी औरत की, लेकिन थी पूरे लाल रंग की। उसे लपेट कर धोती बनाई मैंने और ऊपर एक लंबा लाल रंग का धागा लपेट लिया। लाल वस्त्र से डरती है एक चुड़ैल। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आपको जान से नहीं मार सकती एक चुड़ैल। अब ये तो बचने का तरीका हो गया। अब उसे मारने का तरीका, उसे खत्म करने का तरीका है एक सूखे हुए नारियल में एक बकरी के बड़े बड़े बाल, इसी के साथ नींबू, सिंदूर और चावल जिससे वो डरती है, उसमें लपेटकर उसके सर पर वार करना होगा। और हल्के वार से भी वो कमज़ोर होती जाएगी। वार जितने ज़्यादा होंगे उसे मारना उतना आसान होगा। बस एक बार पकड़ना होगा।
इस तरीके से मैं उस चुड़ैल को मारने के लिए अब रात को जैसे ही उस झोंपड़े के करीब गया, वो दोनों जुड़वा चुड़ैलें थीं, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली, सामने खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसा उस पुजारी ने बताया था, वो आसानी से वार करने नहीं देंगी। नमक से वो डरती हैं। नमक और चावल के मिश्रण से बना हुआ बोरे में रखा सामान मैंने बिखेरना शुरू कर दिया। कोई भी चुड़ैल उस पर पैर नहीं रख सकती और वहाँ बिखेरने के बाद वहाँ से बाहर नहीं निकलना। वहाँ युद्ध उनके लिए नामुमकिन होगा। मैं चावल नमक को बिखेरता गया और दूर से मुझ पर हमला करने के लिए जैसे ही करीब आई, चावलों पर पैर पड़ते ही वो कमज़ोर एक मेरे पैरों में ही गिर गई थी और मैं वो नारियल वाले कपड़े को घुमाकर जब उसके सर पर मारने वाला था, उतने में उठकर वो पीछे चली गई। फिर मैं वो कपड़ा लेकर दोनों की बारी बारी पीछा कर रहा और सर पर मारने की कोशिश। एक चुड़ैल की पीठ पर सूखा नारियल मारा था मैंने, और वो चुड़ैल शक्तिशाली थी लेकिन उड़कर एक पेड़ से टकराई थी। पेड़ जैसे धमाके में उड़ गया हो, इतनी जोर से टकराई, दर्द हुआ था उसे और लंगड़ा के चलने लगी। दूसरी उड़ नहीं पा रही थी। चावलों के सामने वो उड़ नहीं सकती, कमज़ोर हो जाती हैं। अब दूसरी पर वार था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। उसे पता था मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वो वार करने नहीं दे रही। वहाँ झोंपड़ियों के बीच से वो कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही। उन्हें मैं मार देना चाहता था। अंत में उस झोंपड़े के पास उन्हें मैंने घेर ही लिया, लेकिन मेरा वो नारियल मेरे हाथ से छूट चुका था। फट गया वो कपड़ा, सारा सामान बिखर गया और नारियल भी गिर गया। फिर दोनों मुझ पर हमला करने के लिए आई। अब वो जैसे ही लाल कपड़े के करीब आती, उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती, इंसानों की तरह लड़ती, और लड़कियों के लंबे बाल आसानी से हाथ में आ जाते हैं। उनकी चोटियां पकड़ पकड़ कर जो घसीटा मैंने, उसके बाद वो चीख रही, फिर दूर चली जाती। वो जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह हो गई थी। वो पत्थरों को खुरच रही, पेड़ों पर अपने नाखून मार रही, गुस्सा दिखाने के लिए। जैसे ही मेरे करीब आती, मैं चमाटे मार मार के उन्हें भगा देता। वो कमज़ोर पड़ गई थी और तब उन्होंने कहा था, आज तो तुम्हें मार नहीं पाएंगी, लेकिन कभी ना कभी तो मार पाएंगी ही। तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। और मैंने कहा, मैं भी मजबूर हूँ, हर रोज़ आऊँगा मैं, हर रोज़ कभी ना कभी तुम्हें ख़त्म कर ही दूँगा। तुम्हारी नियति यही है, छोड़ दो इस जगह को, छोड़ दो। उसके बाद उन्हें ये भी पता लग गया था मैं जाने वाला नहीं, उन्हें ख़त्म करके ही सांस लूँगा। तो वो कहने लगी, क्यों ख़त्म करना चाहते हो हमें, क्यों ख़त्म करना चाहते हो? ज़मीन का मालिक नहीं चाहता तो तुम क्यों चाहते हो? मैंने कहा, मैं ही ज़मीन का मालिक हूँ। उन्होंने पूछा, मेरे दादा अब क्यों नहीं आ रहे? और मैंने जवाब दे दिया, उनकी मौत हो चुकी है। इससे ना सिर्फ उन दोनों को बल्कि उस छलावे को भी सदमा लगा था। वो भी करीब ही हमारी बातें सुन रहा। तब जाकर उन चुड़ैलों ने बात करनी शुरू की थी। यहाँ पर एक सोन मटकी छिपाई गई है। सोन मटकी में इंसानी हड्डियाँ हैं, 3 लोगों की, एक छलावे के उस शरीर की, एक 2 चुड़ैलों के उस शरीर की हड्डियाँ यहाँ दफनाई गई एक जादू टोने के ज़रिए, और इस ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं। उस सोन मटके को निकालने के बाद ही उन्हें यहाँ से दूर भेजा जा सकता है, और उस सोन मटकी को वही हाथ लगा सकता है जिसने दफनाया है, जिसने जादू टोना किया है, या तो वो या उसका खून। तब उन्होंने ये मुझे कहा था, तुम्हारे दादा का सबसे जिगरी दोस्त, जो बचपन से उन्हें जानता था, लेकिन वो यहाँ आया करता था सिर्फ जलने के लिए। तुम्हारे दादा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पैसे कमाते गए, और उसे जलन हो रही थी कि तुम्हारे दादा उसके नाम कोई ज़मीन क्यों नहीं करते। वो उसका बचपन का दोस्त था। बचपन में दोनों लंगड़ी खेला करते थे, और एक बार तुम्हारे दादा ने ऐसे ही लंगड़ी खेलते हुए उसकी टंगड़ी में जो अपनी टंगड़ी फंसाई तो उसकी टंगड़ी टूट गई थी। तभी से वो तुम्हारे दादा से गुस्सा था। लेकिन जब उसने बड़ा फार्म हाउस बना लिया तो वो आदमी इतना जला कि उसने सोन मटकी यहाँ दफनाई तुम्हारे दादा को परेशान करने के लिए। लेकिन पिछले 4 सालों से हम भी यहीं थे, ये छलावा भी यहीं। तुम्हारे दादा खुश थे, कोई अपना है करीब जिससे वो बातें कर सकते थे। हम चुड़ैलें यहीं थी, उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इसीलिए जो भी लोग यहाँ से भागते गए उन्हें दुख नहीं लगा। वो हमारे साथ रहना सीख गए थे,
बातें कर सकते थे, यहाँ आया करते थे, मिला करते थे। और हम भी किसी ऐसे इंसान से खुश थे जो हमें मारना नहीं चाहता, हमसे डरता ना हो, हमारा दोस्त बन जाए। ये छलावा भी वैसा ही था। तब वो छलावा कहने लगा, तो सोन मटकी निकालो, मुझे आज़ाद करो, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने भी एक तरह से मुझसे छिपा कर रखा। वो जानता था अगर मुझे पता चल गया तो मैं कहूँगा मुझे आज़ाद कर, इसीलिए उसने मुझे आज़ाद करना सही नहीं समझा। मैंने कहा मैं करूँगा, सोन मटकी से मैं आज़ाद करूँगा तुम सबको। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुमसे बातें करके क्या करूँगा। मेरे पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए मुझे, तुम मेरी मदद करना। मैं फिर से उस गांव में गया था, हमारा पुश्तैनी गांव, जहां हमारी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन दादाजी ने वो बेच दी थी। जब मैं वहां पहुंचा, दादाजी के दोस्त को ढूंढने लगा। अब पता चला कि 15 दिन पहले वो भी चल बसा था। अब मुझे लगा मैं मटकी कैसे निकलवाऊं। जैसे ही उसके बेटे से बात करने लगा जो मेरे पिता की उम्र का था, और उस उम्र के सभी लोग इतने खड़ूस ही होते हैं, मुझे पता नहीं था। इतना खड़ूस मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं। वो यही कहे जा रहा था, शोक का समय है, मैं नहीं आ सकता, शोक का समय है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा अगले महीने। वो कहने लगा शोक का समय होगा, मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा अगले साल। उसने कहा शोक का समय होगा, मैं नहीं आ सकता। मैं उसे कह रहा कभी तो आओ, कभी तो आओ मेरी मदद करने, मटकी ही तो निकालनी है, मैं पैसे दे दूंगा बदले में। वो खड़ूस मान ही नहीं रहा। अंत में मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन तब पता चला उसकी एक बेटी भी थी और उसकी बेटी से मदद मांगी जा सकती थी। जब मैं उसकी बेटी के कॉलेज में पहुंचा था मदद मांगने, मैं उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे ही था। जैसे ही वो सहेलियों से दूर गई, मैं उसके करीब जाकर उससे पूछना चाहता था। मैंने बात करने के लिए कुछ लफ्ज़ कहे थे और उसने जवाब दिया, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने कहा मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, मदद चाहिए। उसने कहा अकेली लड़की को फार्म हाउस पर ले जाना चाहते हो, इरादे क्या हैं तुम्हारे? फिर मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया, लेकिन उसे पूरी तरह से मुझ पर यकीन नहीं था। उसने कहा मेरी सहेलियां भी चलेंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम वहाँ झोंपड़े में 1-2 दिन रह लेना, घूम लेना, फिर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। वो 15 थे। 15 के 15 कॉलेज के एक ही क्लास के लड़के लड़कियां वहाँ पर आए, और उस लड़की से मैं जब उस मटकी को रात के वक्त निकलवा रहा था, वो चुड़ैलों ने सबको वहाँ से भगा दिया। इतना डराती थी वो छलावा अलग अलग रूप बनाकर, कभी किसी के बाप का रूप बनाकर तो कभी किसी के दादा का रूप बनाकर सबको भगा दिया। लेकिन उस लड़की ने वो मटकी निकाली थी और मेरे हाथ में थमाई। मैंने वो मटकी की अस्थियों को पानी में बहा दिया। अब वो चुड़ैल भी आज़ाद थी, अब छलावा भी आज़ाद। इसके बाद वो लड़की बड़े मगरूर अंदाज में वहाँ से गई थी कि तुम्हारे जैसे गरीब के पास इतना बड़ा फार्म हाउस कैसे आया, तुमने ठगा होगा किसी से, तेरा दादा भी वैसा होगा। और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था, लेकिन उसने मेरी मदद की थी, मैं क्या कर सकता था। उसके बाद अंततः वो आज़ाद थी, वहाँ से जा सकती थी, और वो छलावा भी वहाँ से कब भाग गया मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद वो ज़मीन को बेचना तो चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो ऐसी भूतिया जगह पर जाना चाहते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को वो झोंपड़ा दिया। वो 2 दिन तक रहे डरते हुए। वो छलावा कुछ समय बाद वहाँ आया और मैंने उसको कहा तुझे कुछ दूंगा, बदले में तुझे लोगों को थोड़ा डराना होगा। उसने ऐसा किया रूप बनाकर। 2 दिनों तक वो जो यहाँ रहने आए थे उनका एडवेंचर हो गया, और इस जगह को भूतिया और खतरनाक भयानक कहकर कई लोग आने लगे थे। अब एडवेंचरस प्लेस बन गया ये, और पैसों का इंतज़ाम हो गया मेरे पिता की सर्जरी के लिए। ना तो ज़मीन बेचनी पड़ी और ना ही हमें कुछ और करने की ज़रूरत पड़ी। फार्म हाउस बहुत अच्छा चलता है, चुड़ैलें अब किसी को डराती नहीं, लेकिन पीछे वाले जंगल में आज़ाद हैं, और वहाँ पर मैं सफारी की वो गाड़ी लेकर उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। चुड़ैलें नज़र आती हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन फार्म हाउस में कोई भी भूत प्रेत मौजूद नहीं है। मैं उस ज़मीन को बेचना चाहता तो था पहले, अब जैसे उससे जुड़ गया था, और कभी कभी जंगलों में चुड़ैलों से मिलने जाना भी एक अलग ही एहसास होता है, और उस छलावे से अब डर नहीं लगता। मैं वो डरपोक लड़का था जो हर चीज़ से डरा करता था, अब जैसे उन्हीं के बीच रहता हूँ
और उन्हीं का फायदा उठाता हूं।